SY BCom Corporate Accounting Unit 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21। इस स्टैंडर्ड में मैं डॉक्टर शकीब अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉमर्स, MGV आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी, आपको वेलकम करता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 डील करेगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कंसोलिडेशन बेसिकली मर्जिंग है टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर हम एक करते हैं, मर्ज करते हैं, दैट विल बी टर्म्ड एज ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये कंसोलिडेशन क्यों करना पड़ेगा, किस पर्पस के लिए होगा, यही मेनली हमको स्टडी करना है। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स में है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टेटमेंट इज टू प्रेजेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ पेरेंट एंड इट्स सब्सिडियरी एज अ सिंगल इकोनॉमिक एंटिटी, दे आर ट्रीटेड एज वन। तो पेरेंट कंपनी, आगे चलकर अभी हम डेफिनेशन देखने वाले हैं व्हाट इज अ पेरेंट कंपनी, एंड सब्सिडियरीज, ये दो का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसको मर्ज करना, इसको एक करना, ये मेनली ये स्टेटमेंट कंटेन करेगा। ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम स्टडी करने वाले हैं। सेकंड जो है कंसोलिडेट करना, इसको कंबाइन करना, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट as prepared for disclosing the total profit of group and total assets and liabilities of the group. तो बेसिकली होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स आप अगर जानते होंगे तो होल्डिंग कंपनी में बेसिकली एक कंपनी होती है जो किसी और बिजनेस में कंट्रोल करती है या किसी और बिजनेस को कंट्रोल करती है। तो अब जो होल्डिंग कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, वो कंटेन करेगी, उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंटेन करेंगे ओवरऑल बिजनेस, मीन्स उस होल्डिंग कंपनी के भी अकाउंट्स, उसके भी इनकम स्टेटमेंट, दैट इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और बैलेंस शीट, और टुगेदर विथ इट्स सब्सिडियरीज, जो जिसको वो कंट्रोल कर रही है, जिस बिजनेस को वो कंट्रोल कर रही है, उसके भी अकाउंट्स कंबाइन किए जाते हैं। दैट विल बी टर्म्ड एज ए कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज में फर्स्ट है पेरेंट। तो पेरेंट किसे कहेंगे? इट इज़ एन इंटरप्राइज दैट हैज़ वन और मोर सब्सिडरीज। तो जो होल्ड करेगा किसी और के बिजनेस को, वो पेरेंट कहलाएगा, जिसको हम जनरली होल्डिंग कंपनी कहते हैं। इट इज़ लिटरली टर्म्ड एज ए पेरेंट कंपनी और पेरेंट कहलाएगा। सेकंड जो है वो सब्सिडरी। तो जिस कंपनी को होल्ड किया जाएगा, दैट कंपनी विल बी टर्म्ड एज ए सब्सिडरी। इट इज़ नोन एज ए इंटरप्राइज दैट इज कंट्रोल्ड बाय अदर इंटरप्राइज नोन एज पेरेंट। तो ये वो इंटरप्राइज है जो किसी और जो कंट्रोल किया जाएगा। सपोज अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ कि ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड आर टू कंपनीज, एंड इफ ए लिमिटेड इज पेरेंट ऑफ बी लिमिटेड, देन ए जो है वो होल्ड कर रही है बी के बिजनेस को। वो होल्ड किस तरह से किया जाता है, वही अगला हमारा टॉपिक है, दैट विल बी टर्म्ड एज ए कंट्रोल। तो ये जो कंट्रोल है, इट कैन बी एक्सरसाइज दो तरह से। ए लिमिटेड बी लिमिटेड को होल्ड कर सकती है या कंट्रोल कर सकती है या उसकी पेरेंट कंपनी बन सकती है। फर्स्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय परचेसिंग मोर देन 50% ऑफ वोटिंग पावर ऑफ एन इंटरप्राइज। तो अगर मोर देन 50% उनके पास इक्विटी शेयर्स है, बिकॉज इक्विटी हैज द वोटिंग पावर, देन वन विल बी होल्डिंग एंड वन विल बी पेरेंट एंड अनदर विल बी इट्स सब्सिडियरी। और सेकंड जो है, और बाय कंट्रोलिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मोर देन 2/3 अगर डायरेक्टरशिप एक कंपनी की दूसरी कंपनी में है, अगर होल्ड कर रहा है वो, देन इट विल बी टर्म्ड एज ए पेरेंट कंपनी एंड सब्सिडियरी। तो बेसिकली अगर सपोज ए लिमिटेड के पास मोर देन 50% शेयर्स है बी लिमिटेड के, देन ए विल बी पेरेंट एंड बी विल बी इट्स सब्सिडियरी। और आइदर ए लिमिटेड होल्ड करता है 2/3 मेजॉरिटी अगर डायरेक्टरशिप में, देन वो होल्डिंग बन सकता है। नेक्स्ट जो है वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो अभी यहाँ पर दो पार्ट हो गए। जैसे सपोज बी लिमिटेड के मोर देन 60% शेयर, सपोज 60% शेयर्स बी लिमिटेड के ए लिमिटेड के पास है, तो ए तो पेरेंट बन गया। जो अदर बचे हुए 40% शेयर्स जिनके भी पास है, दे आर जनरली टर्म्ड एज ए माइनॉरिटीज, क्योंकि मेजॉरिटी अभी ए की है, जो बचे हुए शेयर होल्डर्स है, दे आर टर्म्ड एज ए माइनॉरिटीज। तो इट बिलोंग्स टू अदर इन्वेस्टर्स। जो भी मैंने एग्जांपल में आपको बताया कि 60-40 ये जो है वो माइनॉरिटी कहलाएंगे। इट इज़ रिपोर्टेड ऑन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ द ओइंग कंपनी। तो ए लिमिटेड अपनी बुक में ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट कर बताएगा, जो उसका है
60% जो एसेट्स और लाइबिलिटीज में उसका शेयर है वो उसका है, ए का है, बट जो बचे हुए 40% का जो शेयर है वो एज ए माइनॉरिटी दिखेगा इन द बुक्स ऑफ। जब हम कंसोलिडेट करेंगे दोनों के बिजनेसेस को एक करेंगे, अभी हम कंसोलिडेशन प्रोसेस स्टडी करने ही वाले हैं, तो उस प्रोसेस में हम देखने ही वाले हैं कि भाई किस तरह से वो कंसोलिडेट होगा। नेक्स्ट जो है, टू रिफ्लेक्ट द क्लेम ऑन एसेट बिलोंगिंग टू अदर नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। तो बेसिकली ये जो 40% वाले हैं उनका जो शेयर है एसेट्स में, लाइबिलिटीज़ में, वो मेनली कैलकुलेट करना, वो मेनली वैल्यू करना कहलाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नाउ प्रोसेस क्या होगा, ये क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे जब हम कंसोलिडेट करेंगे? तो कंबाइन कर देंगे लाइक एसेट्स को, तो ऐड करते जाना है लाइक एसेट्स, लाइक लाइबिलिटीज़ को, इनकम्स को और एक्सपेंसेस को। तो सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपेंसेस, सिमिलर काइंड ऑफ इनकम, सिमिलर काइंड ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर कंबाइंड। बेसिकली ये हमको कंबाइन करना पड़ेगा। देन कॉस्ट ऑफ द पेरेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ईच सब्सिडरी एंड पेरेंट्स portion of equity of each subsidiary at the date of which investment in each subsidiary is made should be eliminated. नाउ ये क्या है? तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर सपोज ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर को होल्ड कर रही है तो ए लिमिटेड के पास वो दिखेगा इन्वेस्टमेंट में, जबकि बी लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो शेयर कैपिटल होगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट वाला पार्ट एसेट में नहीं बताएंगे और लायबिलिटी में वो शेयर कैपिटल वाला पार्ट हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे। ये दोनों चीज़ें, एक तरफ से हम एसेट को एलिमिनेट करेंगे, एक तरफ से लायबिलिटीज़ को, क्योंकि डेफिनेटली अब अगर वो कंबाइन हम कर रहे हैं तो एक ही बिजनेस की खुद की एसेट, खुद की लायबिलिटी नहीं हो सकती। इस तरह से वो सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट्स को हम एलिमिनेट करेंगे। Any excess of cost of the parent of investment in a subsidiary over a parent's portion of equity of subsidiary at the date of on which investment in the subsidiary is made should be described as goodwill to recognize as asset in the consolidated financial statement। और अगर जो डिफरेंस है यहाँ पर, अभी दो चीज़ें हैं। सबसे मेन चीज़ कि भाई जो शेयर्स हमने एक्वायर किए हुए हैं, ए लिमिटेड ने जो शेयर खरीदे हैं बी लिमिटेड में, इट में पॉसिबल या तो वो ज़्यादा में ख़रीदे होंगे या तो वो कम में ख़रीदे होंगे। डिफरेंस हम जब निकालेंगे शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू से, तो जो डिफरेंस बचेगा, अगर हमने ज़्यादा में ख़रीदा है तो इट विल बी गुडविल एंड इट विल बी ट्रीटेड एज अ लॉस ऑन एसेट साइड। तो ये गुडविल है और ये एसेट साइड दिखेगा। और अगर हमने उसको कम में ख़रीदा है, जो उसकी कॉस्ट थी उससे अगर हमने उसको कम में ख़रीदा है, तो ये कहलाएगा रिजर्व। इट विल बी ट्रीटेड एज ए कैपिटल रिजर्व इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये गुडविल एज ए गुडविल, या तो अगर ज़्यादा में ख़रीदा है तो लॉस, कैपिटल लॉस गुडविल दिखेगा, या तो अगर हमने उसको कम में ख़रीदा है तो वो एज एन एसेट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अपीयर होगी। नेक्स्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट मेनली हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट जो हम कैलकुलेट करेंगे सब्सिडरीज़ में, तो इंस्टेड ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में उनके शेयर ना कैलकुलेट कर कर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे और वो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट होगा। साथ में ये जो बैलेंस शीट में हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट रिकॉर्ड करेंगे, उनका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस भी उसमें रिकॉर्ड करेंगे। तो ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट के कैलकुलेशंस आगे आप स्टडी करने ही वाले हैं। सेकंड में एक चैप्टर ही हम डील करने वाले हैं, होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स, उसमें ये कंप्लीट प्रोसेस हम अकाउंटिंग वे में देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो है इंटर ग्रुप बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस, दैट इज इंटर कंपनी डेटर क्रेडिटर्स। अब इट में पॉसिबल कि ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बीच में इंटरनल ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं, तो वो जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। मींस सेम कंपनी डेटर सेम कंपनी क्रेडिटर नहीं हो सकती अगर हम उसको मर्ज कर रहे हैं तो वो इंटरनल इंडेटेडनेस जो है वो एलिमिनेट करनी पड़ेगी। Profit of subsidiaries are classified into two major groups, that is capital profit and revenue profit. From the point of view of parent company, capital profit are treated as cost of control. तो मेनली ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है सब्सिडरी का, तो सब्सिडरी के प्रॉफिट एंड लॉस को बाइफरकेट किया जाता है बिटवीन कैपिटल प्रॉफिट एंड रेवेन्यू प्रॉफिट। डेट ऑफ एक्विजिशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेन इन दिस। जब हम बाइफरकेट करते हैं उसको कैपिटल और रेवेन्यू में, तो डेट ऑफ एक्विजिशन को हम कंसीडर करते हैं। डेट ऑफ एक्विजिशन से पहले का जो भी प्रॉफिट है दैट विल बी टर्म्ड एज ए कैपिटल प्रॉफिट, और डेट ऑफ एक्विजिशन के बाद का जो भी प्रॉफिट है दैट विल बी टर्म्ड एज ए रेवेन्यू प्रॉफिट। ये मेनली कहलाता है। अब
यहाँ पर हमको क्या क्या डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो डिस्क्लोजर्स में लिस्ट ऑफ ऑल सब्सिडरीज देनी पड़ेगी। ये सब पेरेंट कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको रिकॉर्ड करना पड़ेगा और पेरेंट कंपनी की बुक्स में हमको ये बताना पड़ेगा। प्रोपोर्शन ऑफ ओनरशिप इंटरेस्ट, कितना हमारा इंटरेस्ट है, कितने परसेंट हम उसको कंटेन कर रहे हैं। उसके बाद नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पेरेंट एंड सब्सिडरी, वेदर डायरेक्ट कंट्रोल और कंट्रोल थ्रू सब्सिडरीज हैं। तो डायरेक्ट कंट्रोल में तो 50% और डायरेक्टरशिप है। अगर सब्सिडरी ऑफ अनदर सब्सिडरी है तो वो मेनली हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। रिपोर्टिंग डेट्स हमको बतानी पड़ेगी, कंट्रोलिंग डेट्स उसकी क्या थी वो हमको मेनली बताना पड़ेगा। और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ अप्लाइड, क्योंकि इसमें पॉसिबल के दोनों की पॉलिसीज़ में, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में डिफरेंस हो सकता है पेरेंट और सब्सिडरी की, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ डिस्क्राइब करनी पड़ेगी वहाँ पर। तो आई होप आज का ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।